नमस्कार भाइयों, वेलकम बैक। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी हो। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 2 से कि नेपाल में इतनी हिंसा कैसे बढ़ गई। शुरुआत तो पीसफुल रैलीज और नारेबाजी से हुई। हालात इतनी जल्दी हिंसा में बन गए, प्रदर्शनकारियों की संभावनाएं इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा बलों की तरफ से भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र और युवा जो थे वो संसद भवन की तरफ मार्च करने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए टीयर गैस शेल्स और वाटर गन्स और बहुत अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, पर इससे भीड़ नहीं रुकी। तब बुलेट्स तक चलानी पड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। आंकड़ा नेपाल जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से भी हिंसा किया गया। गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव किया, संसद भवन की तरफ अटैक किया। आम नागरिकों की तरफ डर फैल गया। सोशल मीडिया के बैन का गुस्सा शुरू हुआ था, पर मामला पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में बदल चुका था। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, सरकार पर दबाव बढ़ता गया। शुरुआत में अपने बैन के फैसले पर अड़ी रही, पर बढ़ती हिंसा और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के कारण सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार ने घोषणा की सोशल मीडिया के बैन पर पाबंदी हटाई जाएगी और सभी ऐप्स को फिर से चालू किया जाएगा। पर यह कदम भी गुस्साई जनता को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लोगों की मांग अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोग भ्रष्टाचार मतलब करप्शन पर भी जवाब चाहते थे। इसी प्रेशर में पहले गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा लिया। उसके बाद जब हालात और बेकाबू हुए तो एंड में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से हटना पड़ा। नेपाल के पॉलिटिक्स के लिए बड़ा झटका था। सरकार की कोशिश थी बैन हटाकर डिसेंट को कंट्रोल किया जाए, पर इसके उल्ट उन्हें पॉलिटिकल संकट को सामना करना पड़ा। आज की सिचुएशन ये है दोस्तों, नेपाल की सोशल मीडिया दोबारा चालू हो चुका है, पर हालात नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि 19 लोगों की मृत्यु हुई है। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद सरकार के गठन और सत्ता या पावर का जो इम्बैलेंस है, उसकी चर्चा लगातार चल रही है। प्रदर्शन कुछ जगह धीमे पड़ चुके हैं, लेकिन युवाओं का मूड साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार और गवर्नेंस में सुधार नहीं हुआ तो आग दोबारा बढ़ सकती है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस हिंसा की इम्पार्शियल जांच करे और जिन अधिकारियों ने ज्यादा गोलप्रिय किया है, जवाबदेह ठहराया जाए। चलो दोस्तों, अब ये बात करते हैं जो नेपाल में हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत को क्या करना चाहिए, और फिर नेपाल में जो हुआ उसने दक्षिण अफ्रीका का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत की नीति पर उसके क्या असर पड़ सकता है, चलो वो भी जान लेते हैं। भारत के लिए बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। लोगों को रोजगार, व्यापार और रिश्तेदारियों के लिए आना जाना पड़ता है। ऐसे में नेपाल की अस्थिरता सीधा भारत के सीमा सुरक्षा पर असर करती है। अगर नेपाल का संकट और गहराया तो इसका रिजल्ट भारत में भी दिखेगा। सीमा पर अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज, शरणार्थी रिफ्यूजीज का दबाव आ सकता है और स्मगलिंग जैसी समस्या भी तेज हो सकती हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वहां पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चीन का बढ़ता दखल। नेपाल में जब भी इंस्टेबिलिटी होती है, स्थिरता बढ़ती है, तो चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तक चीन लगातार नेपाल को अपनी तरफ खींच रहा है। भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर राजनीतिक संकट लगातार टाइम तक चीन और गरीब हो जा सकता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बढ़ती घंटी है। नेपाल की ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। ये बहुत अहम जगह पर स्थित है। एक अच्छी बात है कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, केपी शर्मा ओली जो बाहर गए हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से हैं, जिनका स्टैंड प्रो चाइना और एंटी इंडिया रहा है। तो इनके जाना टेक्निकली एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं भारत के लिए फायदा है। तीसरा पहलू, युवाओं की मांग और भारत का रोल। नेपाल के जेनजी केवल करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि वो ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिक्स
आधुनिक शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं। भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नेपाल के एनसेक्स को सपोर्ट करे। भारत स्कॉलरशिप, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, एजुकेशन के क्षेत्र में नेपाल के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर भारत इन जेंजी मतलब आज के नेपाल के युवा इनके आकांक्षों को पूरा करने में हेल्प करे तो ये दोनों के रिश्तों के लिए नई दिशा दे सकता है और चाइना के प्रभाव को भी बैलेंस करेगा। फोर्थ इशू, डिप्लोमेटिक बैलेंस। भारत और नेपाल के रिलेशन ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक आधार पर बहुत गहरे हैं भारत और नेपाल के, पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्सर इन रिश्तों पर प्रभाव डाल देती है। पिछले कई सालों में देखा है। वर्तमान संकट में भारत के सामने चुनौती ये है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। भारत को खुलकर डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के समर्थन करना होगा, क्योंकि नेपाल वापस मोनार्की की ओर जाता दिख रहा है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के लिए, इंडिया के लिए और नेपाल के लिए तो सबके लिए नहीं अच्छा। ये डेमोक्रेसी सबके फायदेमंद हो सकती है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। एंड जो नेपाल की करंट सिचुएशन है, ये साफ है, उनके युवा पीढ़ा अब चुप रहने वाली नहीं है। उनका दबाव सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो रिफॉर्म्स लाएं और जल्दी दिखाएं। भारत के लिए टाइम है एक्टिव रहने का। आपका क्या कहना है नेपाल रिपोर्ट्स पर और पूरी हिंसा पर? पिछले दिनों बहुत कुछ आपने भी सुना होगा। क्या ओपिनियन है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है और केस स्टडी कैसी लगी? चैप्टर 1 भी जरूर देखना एंड ये वीडियो भी जरूर देखना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड ब्लेसिंग्स देना।